कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अपना समय बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं। और अगेन दोबारा मैं आया हूँ एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इसमें हम देखेंगे कि नेविगेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है और सैटेलाइट जो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो किस तरीके से हमारे को जीपीएस से अपना पोजीशन, अपने व्हीकल का करंट पोजीशन, करंट लोकेशन ज्ञात करने में हमारी मदद करता है। तो गाइस इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर करें। एंड नाउ बिना टाइम गवाए हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गाइस यदि बात करें अपने जीपीएस सिस्टम की तो सबसे पहले हम ये जानना बेहद ज़रूरी है कि जीपीएस सिस्टम काम कैसे करता है, नेविगेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है सो गाइस अभी करंट टाइम में टोटल सैटेलाइट की संख्या है जो हमारे जीपीएस और नेविगेशन सिस्टम में मददगार है। टोटल 32 मीन्स टोटल 32 सैटेलाइट्स है जो स्टेशनरी सैटेलाइट जो कि ऑर्बिट में या इक्वेटर के अर्थ के इक्वेटर में मूव करते रहते हैं। टोटल 32 सैटेलाइट है जिसमें से एट ए टाइम 24 सैटेलाइट एक्टिव रहता है। मतलब यदि धरती के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर कहीं भी किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर लोकेशन, टाइमिंग यदि ज्ञात करना है तो एट ए टाइम मिनिमम कम से कम 24 सैटेलाइट का एक्टिव होना ज़रूरी है। देखिए चारों तरफ किस तरीके से एकदम जाल की तरह बिछा करके रखा हुआ है सैटेलाइट, और इसकी मदद से पूरा नेविगेशन सिस्टम काम करता है, जीपीएस काम करता है। आउट ऑफ 32 सैटेलाइट में बात करें 29 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था 2000 से लेकर के 2017 के बीच में। वो सभी फर्स्ट जनरेशन के थे। सेकेंड जनरेशन का जो सैटेलाइट है वो लॉन्च हुआ था नवंबर 5 तक। और 16 सैटेलाइट जो है 2018 से पहले, मतलब 2018 के एंड तक 16 सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। यदि कंपेयर करें 2019 से 2020 तक के टोटल सैटेलाइट्स के बारे में तो 3 सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजे गए थे। उसके अलावा 6 मीडियम अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजे गए थे और 2 जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट इस तरीके से भेजे गए थे। बाय द एंड ऑफ 2020 नेटवर्क विल कंसिस्ट ऑफ टोटल 30, और अभी 21 के करीब में 2021 तक के एंड तक यदि बात करें तो टोटल सैटेलाइट की संख्या 32 है। और ये सारे जो सैटेलाइट्स है वो थर्ड जनरेशन सैटेलाइट है। थर्ड जनरेशन सैटेलाइट में क्या है, इनका एक्यूरेसी ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, एक्यूरेट पोजीशन ज्ञात करेंगे, और इनका स्पीड ज़्यादा होगा, बफर नहीं करेंगे, पिक्चर क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। ये ग्लोनास वगैरह और गैलीलियो सिस्टम में भी काफ़ी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। गाइस यदि बात करें सैटेलाइट की तो सैटेलाइट 2 तरह से इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अलग। एक होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और दूसरा होता है पोलर सैटेलाइट। अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, तो एक सर्टेन ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है। इसमें हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड रेखा के बारे में पढ़ा था। तो जो लैटिट्यूड रेखा है 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर के बेस के ऊपर जितने भी सैटेलाइट मूव कर रहे हैं वो सारे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के अंतर्गत आते हैं। और साथ ही हम जानते हैं कि पृथ्वी इसके साथ साथ अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है। इट ऑल्सो अपने अक्ष पे भी घूमती रहती है। तो उसको क्या बोलते हैं, पोलर। जैसे लॉन्गिट्यूड बोलेंगे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, तो अपने पोल के ऊपर, तो ये 0 डिग्री पोल के ऊपर जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं या घूम रहे हैं ये सारे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, पोलर ऑर्बिट सैटेलाइट। ओके, let us try to understand with this graph. यहाँ पे इस ऑन द स्क्रीन पे यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ एट द हाई ऑफ 36,000 किलोमीटर। उसी रफ्तार से घूमती है जिस रफ्तार से पृथ्वी घूम रही है, ठीक है। डायरेक्टली ओवर इक्वेटर के तो एकदम ऊपर में ही घूमती रहती है, सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही है। लेकिन साथ ही अगर वो अपने एक्सिस पे भी घूमती रहती है तो एक्सिस पे जो सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं आप देख सकते हैं राइट साइड वाले फ़ोटो में, जिसके ऊपर पोलर के ऊपर, मतलब पोल के ऊपर जो सैटेलाइट घूम रहा है उसको सैटेलाइट इन पोलर ऑर्बिट के नाम से बता सकते हैं। और इसको क्या बोलेंगे, जो इक्वेटर पे घूम रहा है उसको सैटेलाइट इन जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, तो 2 तरीके का ये सैटेलाइट आप तो इस स्क्रीन पे
आप देख सकते हैं जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जो है इक्वेटर के ऊपर डायरेक्ट घूम रहा है, हम उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि इट हेल्प्स टू रिकॉग्नाइज एंड टू फाइंड आउट द एक्यूरेट लोकेशन ऑन दिस प्लैनेट। ओके, so let us move on the next screen. You can see here earlier I told you कि ये ग्लोनास में भी इस्तेमाल हुआ है, साथ में गैलीलियो जीपीएस वगैरह में। तो ये एक सर्टेन ऑर्बिट में मूव करता है। ये ऑर्बिट आप देख सकते हैं जो मैंने ऑर्बिट कलर लाइन से डिफाइन करके रखा है यहाँ पे। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो लगभग 20,000 माइल के ऊपर में मैंने एक लाइन जो यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है ब्लू से और ग्रीन से, लाइट ग्रीन से, ये दिखला रहा है एक सर्टेन ऑर्बिट को। और इस इक्वेटर के ऊपर जो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट घूमते रहते हैं। ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे सैटेलाइट में यदि करंट पोजीशन की मैं बात करूँ, एक करंट लोकेशन का पोजीशन का फाइंड आउट करना है तो इसके लिए एटलीस्ट कम से कम 4 सैटेलाइट एट ए टाइम हमें रिक्वायरमेंट होता है। 4 सैटेलाइट में अगर मैं बात करूँ टाइम को एक्सक्लूड कर दूँ तो मिनिमम 3 सैटेलाइट तो चाहिए ही चाहिए, तभी हम इसको पोजीशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, लुक एट दिस पिक्चर, किस तरीके से 3 सैटेलाइट मिनिमम रिक्वायरमेंट जरूर पड़ता है। आप देखिए काम ये कैसे काम करता है। जो भी हमारे पास सिस्टम है, सपोज रिसीवर या तो हमारे पास कार में या गाड़ी में या व्हीकल्स में या मोबाइल में या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हैविंग जीपीएस सिस्टम जिसके पास है, उसमें क्या होता है, वन काइंड ऑफ रिसीवर होता है। और कोई भी डेटा जो हम यहाँ से सेंड करते हैं वो क्या है, इन 3 सैटेलाइट के द्वारा दोबारा से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे रिसीवर के थ्रू रिसीव होता है। और जीपीएस कैलकुलेट करता है कि कितना टाइम लगा इस सिग्नल को वहाँ तक जाने में, वहाँ से आने में। इससे क्या हुआ होगा, वो उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और साथ ही उसका टाइमिंग भी कैलकुलेट करेगा। टोटल चीज़ कंप्यूट करके तो फाइंड आउट करता है कि ये पर्टिकुलर सिग्नल किस लोकेशन से आ रहा है और उसकी मदद से आपके करंट पोजीशन का पता लगाया जाता है। ओके, अभी इस तरीके से क्या करता है, ये जो सैटेलाइट्स हैं, ये सब जो भी डेटा यहाँ से ट्रांसमिट किया जा रहा है वो प्रत्येक सैटेलाइट क्या है फाइंड आउट करते हैं हर एक सैटेलाइट के बीच की दूरी के साथ कि जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वहाँ तक जाने में कितना समय लगा और एक सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस क्या है। इस दोनों चीज़ को कैलकुलेट करके फिर निकाला जाता है उस करंट पर्टिकुलर थिंग का लोकेशन। ओके, तो एटलीस्ट मिनिमम 3 सैटेलाइट की ज़रूरत होती है। अगर एग्जाम में आता है तो मिनिमम 3 सैटेलाइट का एक्टिव होना ज़रूरी है किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि सैटेलाइट को आप 2 तरीक़ों से आप डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्बिटल सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जितने भी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है वो हमारे जीपीएस सिस्टम को मदद करते हैं, हमारे नेविगेशन सिस्टम के लिए मददगार है। वो नेविगेशन सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी प्लैनेट के ऊपर कहीं भी कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, और जो ऑर्बिटल सैटेलाइट है, जो ऑर्बिट में जो फिक्स किया गया, जो ऑर्बिट में मूव कर रहा है, घूम कर रहा है, वो क्या, उसका काम क्या है, उसका पर्टिकुलर काम क्या है, स्टॉर्म, जो भी करंट स्टॉर्म है जिससे वेदर का पता लगाया जाता है, सुनामी, आंधी तूफान कब आने वाला है, ये सब सारी चीज़ों का, और मौसम कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों का को फाइंड आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन सा सैटेलाइट, ऑर्बिटल सैटेलाइट। ओके, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा और ये भी क्लियर हो गया होगा कि कितने सैटेलाइट की ज़रूरत होती है एक पर्टिकुलर लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। और साथ ही टोटल सैटेलाइट्स की संख्या अभी 32 है, जिसमें से 24 एक्टिव है और होना चाहिए इस पूरे प्लैनेट, पूरे धरती के ऊपर कहीं से भी किसी भी चीज़ का पोजीशन ज्ञात करने के लिए। आई होप गाइज यू हैव अंडरस्टूड एंड ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि थोड़ा भी हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि कोई भी क्वेश्चन या डाउट्स इससे रिगार्डिंग है तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई विल अगेन मेक एनी वीडियोज़ रिलेटिंग टू योर कमेंट्स. Till then guys, keep studying and do your work. Thank you. Bye bye.